अपना एक जवान बोले सारा पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव सिचुएशन रूम ट्रांसमिशन के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है ब्यारियां की जंग में भारत बुरी तरह नाकाम, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ पर भारतीय साइबर हमले, सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक, मोदी पहलगाम ड्रामे में रंग भरने के लिए बिहार पहुंच गए। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम सलाम। क्या खूबसूरत मिली नगमा, गाना, तराना बजा है हमारे प्रोग्राम से पहले। क्या बात। हमारी फौज आला, हमारे काम आला, हम हर चीज में आला। हमारी मेरा एंकर ख्याल भी आला। है, हाँ जी हमारी एंकर भी आला, जी, मेरे पार्टनर्स भी बहुत आला। हमारा मेहमान भी आला। ठीक है ना। मुझे तो तराने में एक ही फिक्रा जचा है कि मत लेना पंगा, हमारे पास है बम आला। हाय 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 हाय, ऐसे ऐसे बम, ऐसे ऐसे मिसाइल। ओए होए होए होए। रजी दादा, हाँ, एक आज क्या किया आप एक लोगों ने? मिसाइल तो मेरे नाल कोई बैठा है। ऐसा शहर, कोई ऐसा खिता उनका नहीं है जो अगर हम ये कहें कि हमारी रेंज से बाहर है तो ऐसा कोई शहर नहीं। मुमकिन ही, कोई शहर ही नहीं है उनका। ठीक है रजी दादा जी। क्या कर रहे हैं? आपने तो भारत के तराई निकाल दिए हैं। 450 क्या हो गया? एक बुजुर्ग अगर आप लोगों से जंग का मजाक कर बैठा है, आपने सीरियस ही ले लिया। मिसाइल हमले, सॉरी मिसाइल तजर्बे शुरू कर दिए। देखिए मैं आज एक बार फिर से, आज नहीं, एक बार फिर से बस बताया है। हाँ, इब्दाली का आज जो है वो ट्रायल हो गया। 450 किलोमीटर बिल्कुल। की रेंज है और अगर हम 60 किलोमीटर भी पाकिस्तान के अंदर रख के उसको चलाएं तो फिर भी वो दिल्ली तक तो चला जाएगा। तो बस बताया है इस मौके के ऊपर कि ये हो सकता है। देखिए मेरे लिए आज के दिन में अगर आप पूछें तो सबसे बड़ी खबर क्या है, क्या वो है ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान जो उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग की बात की है। ऑलराइट। हम फेस सेविंग नहीं देंगे। मेरा मतलब है कि इसका मतलब है कि अब हमारा हमसाया जो है पहले भड़क लगाई। आपको मैं को और बात बताऊं, वो ये है कि वो जितने भी चीखने चिंगाड़ने वाले मूंछों वाले जो तबसरा निगार जो जंग 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 का मंत्रा पढ़ रहे थे भारतीय मीडिया पे बैठ के, उनके मीडिया के ऊपर आने पे पाबंदी लगा दी गई है। वेरी गुड। अब जो वहां पे बैठे हुए हैं तबसरा निगार, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हम पे हमला करना चाह रहा है। अरे भाई, हमने कब कहा आपसे? हम तो मनपसंद लोग हैं। हमने तो कहा कि आप अगर हमला करेंगे तो फिर हम आपको वापस नहीं जाने देंगे और इस दफा चाय नहीं पिलाएंगे। हमने तो हमला करने की बात ही नहीं की। हमला करने की बात आपके वजीर आजम ने की, हमला करने की बात आपके मीडिया ने की, मीडिया पे बैठे टीवी एंकर ने की, रिटायर्ड जर्नैलों ने की। ठीक है ना। हमने तो, हमारी क़यादत ने या हमारे लोगों ने तो हमला करने की बात ही नहीं की। किसी हमारे वजीर ने कहा हो, किसी मुशीर ने कहा हो, हमारे वजीर आजम ने कहा हो, हमारे सदर ने कहा हो, कौम के किसी बच्चे ने भी कहा हमारे हो, सिपा सलार ने कहा हो, हमारे सिपा सलार समेत तमाम क़यादत का एक ही बयानिया था कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी भी गैर मुल्क को हमला करने की, लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देंगे। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको जवाब जाएगा, हम जवाब देंगे और हम इस दफा चाय नहीं पिलाएंगे। मेरा ख्याल है कि इस स्टेटमेंट के बाद और ये जो आपने 450 किलोमीटर का जो तजर्बा किया है, इसके बाद कहानी मुक गई। और वहां पे जो लोग आ गए हैं वो सुलह की बात कर रहे हैं, आश्ती की बात कर रहे हैं। मेरे पास मतलब कि खबर थी, हमने कल भी उसका तज़किरा किया कि कुछ दोस्तों के जरिए भारत ने ये रिक्वेस्ट की है कि हम उनको फेस सेविंग दें। और फेस सेविंग का मतलब ये होगा कि वो अपने मुल्क में ही किसी जगह के ऊपर बम शम मार के, मिसाइल शिजाइल मार के, वारदात सुननी है जवाद फैजी, अपने मुल्क में वो बम मारें और कहें कि जनाब ये आतंकवादी थे जो वापस जा रहे थे, हमने उड़ा पहलगाम करने के लिए बाद तो वापस जा रहे थे।
تو ہم نے انہیں کہا کہ بھائی جس وقت آپ کا میزائل اڑے گا یا اڑنا شروع کرے گا یا اڑنا سیکھے گا، ہماری بیٹری آن ہو جانی ہے، ہمارا میزائل اس کو گرانے کے لیے ادھر سے نکل پڑنا ہے، لہٰذا ہم آپ کو اس عمر کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ اپنے ملک کے اندر بھی یہ ڈرامہ کر سکیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اب نیگوسیشن اس پہ ہو رہی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا منہ پرلی طرف کر لیں. دیکھیں آپ نے ایران کے ساتھ نہیں کیا تھا، یہ کہا جا رہا ہے آپ نے ایران کے ساتھ نہیں کیا تھا. ہم نے کہا ہم نے ایران کو بھی پھینٹ لگائی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ ذرا کر کے تو دیکھیں، پھر ہم آپ کو دیکھیں کیسی پھینٹ لگاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ بیانیے کے محاذ کے اوپر جناب عطا اللہ تارڑ صاحب اور ان کی جو پوری فورس ہے اس کی جیت یہ ہے کہ انہوں نے وہ لوگ اٹھا دیے ہیں جو جنگ کی بات کرتے تھے. بالکل. اور امین صاحب، بھارت کا ڈر اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے پہلے ہمارے ISPR کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا، اب ہمارے منسٹر عطا اللہ تارڑ کے اکاؤنٹ کو بھی بلاک کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بیانیہ صحیح جگہ پہ جا کے ہٹ کر رہا تھا نا. دیکھیں جی، ہمارا تو شمائلہ جی بیانیہ بھی بڑا ہٹ کر رہا ہے، ہمارے مزائل بھی ان کے کلیجے کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ابدالی مزائل ہے، ان کو پتہ ہے غوری مزائل کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ابابیل مزائل ہے، ان کو پتہ ہے کہ شاہین 1 مزائل کیا ہوتا ہے، شاہین 2 کیا ہوتا ہے، شاہین 3 کیا ہوتا ہے. یہ جو مزائل پروگرام ہے نا، اور یہ اس کے پیچھے جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، یہ سب کچھ ہم نے لڈو کھیلنے کے لیے نہیں سارا کچھ بنائے کہ ہم وہاں سانپ والی لڈو کھیلیں اور بیٹھ کے ان میزائلوں اور ان کے ساتھ کھیلیں. یہ پاکستان کی سلامتی کا تقاضا ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، پوری دنیا کو باور کرا چکے ہیں، اور اب پوری دنیا اس بات کے پاکستانی موقف کی تائید کر چکی ہے کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے کہ اس جھوٹا بیانیہ جو بھارت نے بنایا، اس پر غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو منجمد کر دیا، اس کو بلاک کر دیا انڈیا میں. اچھا، پھر اس کے پرسنل موبائل پر جو بکواس اعظم وہاں سے آ رہی ہے، انہوں نے پورا یعنی کہ ایک نمبر فیڈ کر دیا ہے کہ اس کے اوپر پورا غصہ نکالیں. بھی اس سے کیا ہوگا؟ آپ تو اپنی کمزوری بتا رہے ہیں، آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ مرد نہیں ہیں، مردوں میں ہم جیت گئے ہیں. آپ مردوں میں بیٹھ کے بات کرنے کے قابل نہیں رہے، آپ صرف اب لفاظی کرنا چاہ رہے ہیں. اور رضی دادا نے ابھی جو بات کی ہے اور جواد فیضی بھی اس طرف ابھی آئیں گے. مطلب اب انڈیا چپ کے آہستہ آہستہ خاموشی انٹرنیشنل قوتوں کو یہ باور کرانے لگ گیا ہے. اپنا پہلے بیانیے میں تو وہ کامیاب نہیں ہوا، اب اس طرف آنا شروع ہو گیا ہے کہ مجھے فیس سیونگ دے دیں، مجھے کوئی راستہ بنا دیں، میں چپکے سے عزت سے اس پہلگام جو واقعہ ہے اس سے باہر آ جاؤں. دنیا میں بڑا بدنام ہو گیا ہوں، چونکہ اب ترکیہ دیکھ لیں، چین دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، ان سب نے بھارت پہ، روس دیکھ لیں، سب نے بھارت کے اوپر زور دیا ہے کہ اوکے آپ کے ہاں ایک دہشت گردی ہوئی ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، ساری دنیا کے اقوام عالم اس دہشت گردی کے خلاف ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اس کے ثبوت دے دیں اور اس کی غیر جانبدارانہ پاکستان نے جو انکوائری کہی ہے آپ اس کو انکوائری کرا دیں. پاکستان کے موقف کی عالم اسلام نے تائید کر دی ہے. اور اب یہ کہنا کہ وزیر اطلاعات کا آپ اکاؤنٹ وہاں بلاک کر دیں، پاکستانی چینل وہاں پر بلاک کر دیں، کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں؟ 2025 ہے، یہ آپ حرکتیں کیا 2025 ہے؟ انہوں نے مذاق کیا، آپ نے سیریس ہی لے لیا. فیضی صاحب، ہمارے اکاؤنٹ بلاک کر دیے گئے، ہمارے ISPR کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا، ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا. آپ نے سمارٹنس دیکھی ہے ہمارے منسٹر عطا اللہ تارڑ کی؟ انہوں نے اکاؤنٹ تو بلاک کر دیا، اپنا ملی نغمہ اپنی سمارٹنس سے، اپنی ٹیکنالوجی سے ان کے چینلز پہ چلوا دیا سوشل میڈیا پر. اور بھارت کی عوام پریشان ہے کہ یہ پاکستان آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، حکومت پہ ناراض ہے. کمال ہو گیا ایک طرح سے.
देखें, इसे कहते हैं, मैंने एक ट्वीट भी किया और जनाब रज़ी साहब की हमेशा गाइडलाइन में करता हूँ कि इसे कहते हैं घुस के मारना। आप रिजवानुर रहमान रज़ी का अकाउंट भी ब्लॉक कर दें, आप आसमा शराजी का भी कर दें, आप हमारे वजीर आजम का भी कर दें, आप अताउल्लाह तारड़ साहब का भी कर दें, आप DGI-SPR का भी कर दें, लेकिन असल तो ये था कि घुस के हमने ऐसे मारा कि वहाँ से ये धुआं कहाँ से उठता है और सानू पता कहाँ से उठ रहा है। लिहाजा वो जो धुआं उठा है ना, और उस पर उनके आप ट्वीट्स देख ले कि ओहो ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया है कि हमारे हिंदुस्तान में चलने वाले हिंदुस्तानी जो चैनल्स हैं और उस पे वो जो बढ़ के मारने वाले और जहर आलूद और मुंह की बवासीर वाले तजियाकार दिफाई, उनके प्रोग्राम्स के दरमियान पाकिस्तान का नगमा चल रहा है, उसमें वजीर आजम नजर आ रहे हैं, उसमें आर्मी चीफ नजर आए। ओए होए होए होए, आर्मी चीफ नू देख के ते लगी अग। अच्छा, अब शुरू में आपने चूंकि नगमा सुनाया ना, हमारे बरादर अताउल्लाह तारड़ साहब, मैं देख रहा हूँ कि वो सलूट भी कर रहे थे मीम्स बनाने वालों को। तो आज जिस तरह आपने नगमा चलाया ना, इंटरप्ट किए बगैर, जरा एक मिसरा सुनिएगा, आपको भी मजा आएगा। वो मैं एक सुन रहा था टिकटॉक पे पाकिस्तानी का, वो कह रहा था कि प्रोग्राम ते बढ़ गया है, जंग दा नारा ला के ओ मोदी किथे मर गया है। तो इस किस्म की जो चीजें ना वहां तक पूरी पहुंच रही हैं और बाकायदा पहुंच रही हैं और इस अंदाज में पहुंच रही हैं कि उन्हें, अच्छा अब ये जो बाहर बैरूने मुल्क बैठे, जो यूरोप में बैठे हैं, जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, वो इस वक्त मान रहे हैं कि पाकिस्तान के मीडिया ने, हमने बैठ के, हमने हर वो चीज की है कि जिसका हमने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया है। हम पैनिक नहीं हुए, हमने पॉइंट टू पॉइंट चलने की कोशिश की है, हमने उनकी तरह गालियां नहीं बकी, हाँ हमने जज्बा ईमानी शो किया है। यही वजह है कि अब उनके पास चूंकि अपनी जंग का कोई टॉपिक रहा नहीं है, वो तो भाग निकले और दुम दबा के भाग निकले, कुछ सबूत नहीं दे सके। लेकिन आज मैं देख रहा था, अजीब सी वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि अडियाला वाले जेल में जो बैठा हुआ उसके साथ शुतम शनकारी कुछ हो गया, पता नहीं की कह रहे हैं। अब उनके पास अपनी खबरें खत्म हो गई हैं, अब उनके पास वो बयानियां बेचने को राह नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया से ऐसी पिटाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहक है। और मैंने तो चंद दिन पहले ही कह दिया था कि जश्न फतह दी तैयारी कर लो, इंशाअल्लाह हम ही फाते होंगे। उसकी वजह के झूठ के पाँव नहीं होते, जिसके पास सबूत नहीं होते ना, वो ऐसे ही उड़ाता है। किया हुआ था कि हम अगर जंग होती है तो उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जो है ना लाइव ताजमहल से करेंगे। बनता है ये बनता है, बल्कि और भी कई जगह है, वहां से भी लाल किला भी जाएंगे। लाल किले के सामने जो ग्राउंड है, और या फिर वहां पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है दिल्ली में, प्रगति ग्राउंड, वहां से कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बात देख रहा था अमीन हफीज साहब, 11 दिन हो गए, 22 को हमला हुआ था और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया था और हमला करने की धमकी दी थी। 8 दिन तक वो हमला करने, पाकिस्तान को मेरे मुंह में खाक सतह हस्ती से मिटा देने, यार साडा सही रुख निकल जाता है यार, मिटा देने की वो आग बरसाते रहे। फिर उन्होंने वो सेट ऑफ कमेंटेटर उठा के साइड पे रखा और उनकी जगह अमन की भाषा बोलने वाले और हमें ना मारो वाली भाषा बोलने वाले लेके आए। लेकिन 11 दिन के अंदर उन्होंने कोई एक सबूत ना दुनिया के साथ शेयर किया, ना पाकिस्तान के साथ शेयर किया, चलो मीडिया के साथ ही शेयर कर लेते, कोई शेयर नहीं किया, बल्कि 2 लोगों को आइडेंटिफाई करके, जिसमें एक वो बाबर आजम जैसी तस्वीर भी बना के उन्होंने लगा दी, और वहाँ पे कोई एजाज या इस तरह के 2 नाम हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको जनाब इस हमले के अंदर मुलव्वस करार दे के उनके घरों को बम लगा के उड़ा दिया गया। लेकिन अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। इतनी वीडियोस हैं जो वहाँ के लोग जो कि वहाँ पे उस वक्त फिर रहे थे उन्होंने रिकॉर्ड की हैं, उनके पास से मिली हैं। भारत कोई नहीं लगा सका। लेकिन मुझे एक बात जरूर लगती है, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा आपकी जी सुना दे। अताउल्लाह तारड़ साहब लगता है इमली बेचते हैं, उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। अब ये देखिए ना, तारड़ साहब पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, आज समझ आई है। रात के 1:45 बजे उन्होंने एक मीडिया को बयान जारी किया जी। भाई इंडिया के अंदर से तो ये इतराज आना ही चाहिए था कि जनाब ये 1:45 बजे बयान जारी करने की क्या जरूरत थी। लेकिन
पाकिस्तान में फिर किसी ने इतराज़ करना शुरू कर दिया जी ऐसे ही 24 घंटे गुजर गए हैं, 36 घंटे गुजर गए हैं, हमला नहीं हुआ। फिर अब अल्लाह ताला साहब ने बताना शुरू किया है कि उस दिन इसी वजह से नहीं हुआ। और ये देखें, उनकी ये मूवमेंट थी, एयरफोर्स की ये मूवमेंट थी, नेवी की ये मूवमेंट थी, और हमें जब यकीन हो गया कि ये हमला करने के मूड में हैं तो हमने ये बयान दे के उनको शटअप दी और वो शटअप हो गए, शटअप कॉल दी और वो शटअप हो गए। असल में बड़ी इस वजह से मुश्किल से उन्होंने अपने जहाजों को धक्का लगा लगा के स्टार्ट किया था और हमारे मिनिस्टर साहब ने उनके टायर ही पकड़ दिए। एक यहाँ बयान पे दादा बिल्कुल वक्त हुआ है ब्रेक का, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। कोई कमजोर नहीं होता, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, अमन चाहते हैं। दुश्मन ये बात जान ले कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम हर किस्म की जाहिलियत का जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम अमन पसंद हैं और हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझिए। हम अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये मुल्क हमारा है और हम इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। आजमाना नहीं, हम हर तरह की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वेलकम बैक। वैसे मैंने सुना है कि आज आप बॉर्डर गए हुए थे। जी, हम मैं तो आज आ तरस गया। गए हैं अपने मुखालिफ नन्हे मुन्ने चिड़ियों जैसे देखिए मुखालिफ सिपाही देखने के लिए। देखिए चिरी पहलवान, चिरी पहलवान। कल गए हुए थे अमीन हफीज साहब, आज मैं होके आया हूँ। तो ऐसे चल रही है ना, ठीक है ना, हो सकता है कल आपकी बारी आ जाए, आपको भी कहा जाए कि आप वहाँ पे चले। और पीटीवी हमारा रेगुलरली वहाँ से रोजाना जो होती है वहाँ पे परेड वो दिखा रहा होता है। अमीन हफीज साहब वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, वो ये है जो मुझे अच्छी लगी कि आजकल जो है वो लड़कियां बेटियां हमारी जो हैं वो परेड को लीड करती हैं। हाँ, बिल्कुल लीड करती हैं आगे से, फ्रंट से। कमांडोज हैं, कमांडोज दोनों हैं, लड़कियां, दोनों लड़कियां और वो लीड करती हैं और वो सिंबलाइज करती हैं कि एक तो लेडीज फर्स्ट और हम खवातीन को हर शोबे जिंदगी में मतलब ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬੜਕਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ऐसों के लिए हम कुड़ियां ही काफी हैं रजी दादा। ठीक है। अच्छा जी, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात हो रही थी ताउल्ला तारड़ की। मैं तो कर देती हूँ, इन्हों को सुन लो। नहीं हाँ। मैं तो मुकम्मल बात करूंगी। अच्छा। मैंने पूरा सेगमेंट ही उसी पे रखा है क्योंकि उन्होंने पहला मरहला तो सारा जीत लिया ना। उनकी अगर लीडरशिप वो ना होती तो हम क्या करते, पूरा मीडिया कहाँ पे था और सोशल मीडिया पे जो मीम्स बनी और जो लोगों ने बयानिए की जंग तो भारत जीत गया रजी दादा, हार गया, बुरी तरह से हार गया। उसके बाद जब उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई तो क्या किया, साइबर अटैक करवाना शुरू कर दिए। साइबर अटैक करवाना। अच्छा वैसे मुझे यहाँ पे गाना याद आया नहीं, जंग का माहौल है वो था जब बन सकी न बात भारत से हेर फेर से भारत की जब बन सकी न बात हेर फेर से कुत्ते लड़ा दिए गए पाकिस्तान के शेर से। अच्छा नहीं वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नहीं बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, ज्यादा बिल्कुल हो गया। नहीं। आप करें अच्छा, मुकाबला। अब थोड़ा सा अब फिर उनका बहसबाजी चैनल का बंद किया। प्रोग्राम नहीं है। नहीं मजेदार बात थी रजी दादा, पूरी नहीं होने दी बड़ी आपने। बात चैनल बंद किया। अच्छा वो जो हैं ताज साहब जो हैं उन्होंने वो पुराने जमानों के अंदर ना जवाद फैजी विल अप्रिशिएट इट। जवाद फैजी जी, आपको याद होगी ये जुगत, उन्हें कहा है कि मैं भी जंग में जाना है। उन्हें कहा तू जंग च की करेगा, उन्हें कहा मैं मुंह च फाड़ के ना बम जाया करांगा दुश्मन दे वाल। ठीक है, अता साहब ने यहाँ पे मुझे कहते हैं बड़ा मुंह से सीरियस प्रोग्राम है। एक बयान जारी किया 1.5 मिनट का और 1.5 मिनट का बस और उसके मुकाबले में सारे रॉकेट औ पे जे बम औ पे जे जहाज उड़े ही नहीं जा रहे। ठीक है, वो बहरी जहाज डूबी जा रहे जे एक ही हो गए। ज्यादती कर रहे हैं आप उनके ये साथ। देखिए ये दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड वॉर। ठीक है, दुश्मन की जितनी भी जंगी चाल थी उनको आपने एक मीडिया बयान से जो 1.5 मिनट का था डिफ्यूज कर दी।
اسی لیے تو ہمارے چینلز بلاک اور بند کیے جا رہے ہیں نا میں آپ کہ کو وہ بتاؤں سنے نہ یہ جو جائیں. جنگیں ہوتی ہیں نا یہ جنگیں مطلب ان کو تیار ہونا, ان کی پلاننگ کرنی, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, پھر اس میں کامیابی اور ناکامی لینا, یہ ایک پوری سائنس ہوتی ہے. اب فوج پاکستان کے بارے میں آپ یہ دیکھیں, بڑی خوبصورت بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, اور وہ مطلب اپنے ملک میں ہمارے ذمہ دار ادارے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جہاں کہیں بھی فوج پاکستان کی موومنٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس کی ویڈیو بنا کے مطلب شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ فوج پاکستان کی جو موومنٹ ہے یہ بڑی پرائیویٹ ہوتی ہے اور بڑی سیکرٹ ہوتی ہے, اور فوج کی جو موومنٹ ہے وہ آپ کو بھی اس کا راز رکھنا ضروری ہے. یہ ہمارے اداروں نے پاکستان کو اور اپنے عوام کو بتایا. اگر آپ اندازہ لگائیں انڈیا میں انڈین فوج کہیں کوئی موومنٹ کرتی ہیں, ان کی بری بحری فضائیہ اور ان کا توپ خانہ ان کا جو بھی ہے, اور اگر ہمارے انفارمیشن منسٹر اسلام آباد بیٹھے ہوئے دلی کی ساری ان سائیڈ ان کا پورا پیپر آؤٹ کر دیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل منسٹر انفارمیشن عطا تارر نے دنیا کو بتا دیا کہ کمیونیکیشن کی فیلڈ میں اگر کوئی اپ ڈیٹ ہے, اپنے دشمن کی لمحہ بلمحہ مومنٹ پر کری نگاہ رکھے ہوئے کوئی ہے, تو وہ ہم اچھا کوئی اگر بر وقت آپ کا پورا پلان چاک آؤٹ کر دیتا ہے تو وہ فیڈرل منسٹر انفارمیشن عطا تارر ہے. پلان چاک آؤٹ کیا کر دیتے ہیں, فیتی کر کے رکھ دیا, آپ کے گھر میں گھس کے دیکھیں ہمیں وہ بات ہے یاد ہے اپنے نغمے چلوا کہ دیے. جب انڈیا کے جہاز ابھی لندن سے پہلے آئے اور یوں شاں کر کے ڈرامہ کر کے واپس گئے, تو اس وقت کے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک میڈیا میں آ کر بیان دیا تھا کہ آپ آئے ہیں کوئی بات نہیں, اب آپ ہمارا انتظار کریں, اب ہم آئیں گے. یہ کہا تھا رضی دادا, آپ کو یاد صاحب آپ کی طرف آؤں گے, اور پھر یہ دن کی روشنی میں دن کی روشنی میں آئیں گے, وہ رات کے اندھیرے میں آئے تھے, ہم نے دن کی روشنی میں مارا, اور آپ اب ہمارا انتظار کریں. اور وہ انتظار دنیا نے دیکھا کہ ابھی لندن کے جہاز کو ایک نہیں 2 جہازوں کو اڑا کے رکھ دیا. ایک جہاز بد قسمتی سے ان کے پاس رہ گیا اور ایک ہمارے پاس مہمان بن گیا. اچھا ایک بات آپ کو میں بتاؤں, اپنا امین حفیظ صاحب, شمائلہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کی رپورٹ جو پبلک ہوئی ہیں, ان رپورٹس کے اندر ان کی ایئر فورس نے کہا ہے کہ مطلب مبینہ طور پہ ان کی ایئر فورس نے اپنی پولیٹیکل قیادت کو بتایا ہے کہ ہماری ایئر فورس اس قابل نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ان کے ساتھ چونچ لڑا سکے. ویری رائٹ. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ بڑی فوج کے ذریعے کر لیجئے. اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی ٹکر لی, میں وہ والا لفظ استعمال نہیں کر رہا جو گانے میں تھا, اگر پنگا لیا, اگر کہہ دیں اگر اس طرح جب ہمارا یہ لفظ انڈیا کے پروگرام کے اندر ان کی گفتگو کے اندر آن ایئر ہو گیا ہے کہ اگر ہم سے لیا پنگا تو پھر دیکھنا ہمارے پاس بم بھی ہے مضبوط. اگر ہم نے کیا تو ان کے بقول ہمارا 25% جو ہے وہ سٹاک اڑ سکتا ہے, مطلب صحیح اڑنے کے قابل ہے, ہم اس سے بھی جائیں گے. تو لہٰذا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو سمندر میں کر لیجئے یا زمین پہ کر لیجئے, ہواؤں کو آپ بھول جائیے. رضی دادا یہاں اگر اجازت دیں, آج میں ایک چھوٹی سی رپورٹ پڑھی ہے, ایک چھوٹی سی رپورٹ میں نے پڑھی ہے آج. یہ جو زیر تربیت پائلٹ نہیں ہوتے انڈیا کے, تو اس نے اپنی امی کو خط لکھا ہے, یہ بات ریکارڈ پہ ہے, سوشل میڈیا پہ آئی ہے. ماں پوچھ رہی ہے کہ میرا بیٹا حالات بڑے کشیدہ ہو رہے ہیں, تو آپ کیسے ہو اور آپ کے جہاز کیسے ہیں. تو وہ زیر تربیت پائلٹ ماں کو کہہ رہا ہے کہ ماں دعا کرنا, ہمیں جو جہاز دیے ہوئے ہیں جس پہ ہم سیکھ رہے ہیں یہ ایسے اڑتے ہیں اور ایسے ان میں آوازیں آتی ہیں کہ جیسے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب سے مٹھے ماڈل کی جو سب سے سستی گاڑی جب آپ چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی سڑک کے اوپر چلاتے ہیں تو چکا چک رنگ برنگی آوازیں آتی ہیں. وہ پائلٹ انڈین پائلٹ کہہ رہا ہے کہ اماں ہمیں جو پائلٹ جہاز دیے گئے ہیں وہ بس ایسے ہی ہیں کہ دعا کریں کہ میں جب ہم اڑتے ہیں تو خیریت سے نیچے آ جائیں. فیضی صاحب
रजी दादा ने जो बात की ना कि एयर फोर्स वालों ने कहा है कि अगर आपने जंग लड़नी है तो भाईजान आप लड़ें, हम तो इस काबिल नहीं हैं, वो मुझे बात याद आ गई है कि जब किसी छोटे बच्चे को कहीं से मार पड़ती है ना तो वो कहता है तो रुक मैं अपने बड़े भरा नूं बुला के ऐसा ही है ना। फैजी साहब, हमने बयानिए की जंग ही नहीं जीती, हम सिफारती महाज में भी कामयाब रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे उसी बयानिए के साथ खड़ी है। जी देखिए, मैं क्विकली चूंकि वहाँ आपके पास नहीं हूँ, मेरी अब ख्वाहिश ये हो गई है कि प्रोग्राम के लिए मैं लाहौर ज़रूर आया करूँ ताकि आमने सामने बात हो सके, डिले ना रहे। दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो बरादर मताउल्लाह तारड़ की ये बात हुई, रज़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अंदर से ही होया क्यों नहीं, 36 हो गए, 24 हो गए, 38 हो गए। उस पर बड़ी सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान को तो टैकल करना ही था जहाँ पे, और बकौल बरादर रिजवान रज़ी के तारड़ मिसाइल जो जाके लगा है उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। लेकिन इसके साथ साथ एक उसकी अहम वजह यह भी थी कि हमने बैनुल अक़वामी बरादरी को ये बताना था कि हम तक ये इतलात हैं, हमारे किसी जवाब के बाद फिर वावीला ना किया जाए, हम हक बजारब हो गए और पूरे पूरे तैयार हैं हम। फिर अभी बात हुई एयरफोर्स की, जिस तरह मेरे दोस्तों ने की, तो उनके राफेल तो फेल हो गए थे, जैम हो गए थे, वो सारा उनका सिलसिला मुनक़ते हो गया था। ये भी हिंदुस्तान को पता था कि एक ही हो गया, साढ़े नाल अस्सी ते बड़े शौक़े होके निकले सा, लेकिन हम खुद ही अब बेदस्तो पा हो चुके हैं। अपने तैयारों को ही हम जो है वो चला नहीं पा रहे, उनको उस तरह से उसकी जो फालियत है वही नहीं रह गई। एक बात। दूसरी बात देखिए, एयरफोर्स ही नहीं, आप आज देख लीजिए कि जो हिंदुस्तान के आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को गुस्से से भरपूर खत लिखा है कि ये म्यूजिकल चेयर बंद की जाए। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि जब एयरफोर्स के साथ साथ उनकी तमाम तरफ अफवाज ने भी ये कह दिया कि ये हमने जो पंगा ले लिया है उसको अब कैसे सिरे तक पहुंचाएंगे, अब किस तरह उसको हम साबित करेंगे। या तो साबित कीजिए कि ये पाकिस्तान ने किया है, उसके सबूत दीजिए। पाकिस्तान ने तो मूंग दल के रख दी, पूरी दुनिया को ये कहा पाकिस्तान ने कि आइए गैर जानबदाराना तहकीकात करा लीजिए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाइए और सबूत दे दीजिए। हालांकि हमने तो उससे पहले, देखिए जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उन्होंने सेट लगा लिए और पाकिस्तान के हवाले से बकवासियात पे मबनी प्रोग्राम शुरू कर दिए फौरी तौर पे। अब भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन हुआ ये कि हमने सबसे पहले ये कहा कि दुनिया में जहां भी कोई ऐसा वाकया होता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। जो दुनिया से चले गए उनके लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, वो अगे फिर चलने हंसी। और फिर एक और बात भी, हमारा मैसेज बड़ा वाज़े तौर पे चला गया, तारड़ साहब का भी मैसेज चला गया और फिर DGISPR चौधरी साहब का खड़ाक भी पहुंच गया कि शुरू तुम करोगे तो ख़त्म हम करेंगे। फिर उन तक ये बातें भी चली गई कि हम तो वो हैं जो हालत जंग में ख़वातीन को, बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते, दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते, परिंदों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारी ईमानियात के तकाजे हैं, उन तक ये बात भी हमने पहुंचा दी कि अगर असी शुरू की तरह छड़ांगे नहीं। इसके बाद एक और बात जो खौफ की अलामत हिंदुस्तान के लिए बन गया, आप देख लीजिए चीन ने अपनी फौजी मशकें हिमालय, ओ अल्लाह अकबर, वहाँ पे शुरू कर दी, बांग्लादेश से शुरू कर दी। और मैं तो कल ये देख रहा था कि बांग्लादेश के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बांग्लादेश के प्रोफेसर साहब, उनको ये मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने हमला किया तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान पे हमला कर देना चाहिए और जो करीबी 7 रियासतें हैं उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। लिहाजा जब खित्ते पे इलाकाई रीजनल तौर पे जब उनको जवाब बड़े वाजे और गैर मुबहम मिलना शुरू हो गए, हमारी क़यादत ने तो दिया ही दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे आर्मी चीफ। और देखिए जब ऐसे माहौल बनता है, हमारे चीफ साहब तो टिल्ला पहुंच गए और जाके बता दिया कि अगले महाजों पे हूँ, अगले मोर्चों पे हूँ। हमारी तो हर शख्सियत ने, हर वजीर ने, हर पाकिस्तानी ने, और मैं इस पे सैल्यूट करूंगा पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों को जिन्होंने ये कह दिया कि हम जंग के ख्वाह नहीं हैं हदीस के मुताबिक, लेकिन अगर हम पे मुसल्लत कर दी गई तो फिर
ला इलाहा इल्लल्लाह के बैनर के नीचे हम सब इकट्ठे हैं, ये उन तक मैसेज चला गया। उन्होंने ये भी बड़ी कोशिश की कि शायद एक कॉर्नर से शायद बैरून मुल्क बैठे प्रोपेगेंडा करने वालों को हम इस्तेमाल कर सकें और इस मौका पर पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल हो जाए। यही वजह है कि जब उसको मुंह की खानी पड़ गई तो देख लीजिएगा, जिस तरह आज हिंदुस्तानी मीडिया में मैंने पहले कहा कि अडयाला जेल की बातें हो रही हैं, 1-2 दिन में वो दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे ताकि जिन्हें थोड़ी सी वो हया आई थी, शर्म आई थी बकौल ख्वाजा आसिफ, वो दोबारा से उन्हें उठाने की कोशिश करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारा मैसेज बड़ा वाज़ेह तौर पे चला गया है। बात कुल मिला के इतनी है कि हम अमन पसंद हैं, हमें और ना समझें। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। रहीयत अगर दिखाई गई तो उसका जवाब वैसे ही आएगा जैसे पहले आता रहा है। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर पूरी पाकिस्तान को नाज भी है और यकीन भी है। मैं अमन पसंद हूँ और अमन के लिए ही काम करता हूँ, लेकिन अमन को हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਗਵਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਰਵੇ ਤੇ ਜੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में साथ रहने का शुक्रिया। रसी दादा, ये पहलगाम पूरा ड्रामा जो अभी तक समझ आ रहा है, क्या वो इसलिए तो नहीं कि जो बिहार में इलेक्शन है उसके लिए मोदी को और तो कोई काम नहीं आता? जंग का ऐलान किया, जंग तो हो नहीं रही उससे, वहां जाके ना कैंपेन पता है कैसे कर रहे हैं, हमें धमकियां लगाने के नाम पे। अच्छा, हमें उन्होंने कम धमकियां लगाई हैं, अपनी जो सियासी हरीफ है कांग्रेस, उसको ज्यादा धमकियां दी हैं, हमसे भी ज्यादा। बल्कि अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें तो पाकिस्तान को तो उन्होंने इस तकरीर के अंदर, जितनी टेंशन चल रही है उस तकरीर के अंदर तकरीबन नज़रअंदाज किया उन्होंने। ठीक, अच्छा। उसकी वजह ये है कि हमारे खिलाफ बेचने के लिए उनके पास सौदा कोई नहीं। तो वो जो हैं, वो राजीव गांधी के जो साहबजादे हैं, क्या नाम है उनका, उनको धमकियाँ लगा के उन्होंने काम चलाया है। लेकिन एक जंग ऐसी है जिसका आगाज भारत ने कर दिया है भरपूर तरीके से कौन सी? और वो जंग है कश्मीरियों के खिलाफ। यानी इस वक्त तक सैकड़ों कश्मीरी जो हैं वो पहलगाम के शक के अंदर उठा लिए गए हैं, पुलिस अगवा करके ले गई है, गायब हैं, उनके कोई वेयर अबाउट का नहीं पता। और कोई दिन जाता है, अच्छा उनमें से बाज के घरों को डायनामिट लगा के उड़ा दिया गया है। ये भी बात अपनी जगह पे रहनी चाहिए। मैं पीटीवी के ऊपर एक रिपोर्ट देख रहा था और उसमें बताया जा रहा था कि 57 अफराद तो ऐसे हैं जिनके वर्सा ने वहाँ पे बाकायदा रिपोर्ट्स दर्ज करवाई हैं कि उसको जो है वो अगवा करके ले जाया गया है और उसका कोई पता नहीं, उसको कोई ओनरशिप नहीं दे रहा। और शक की बुनियाद के ऊपर अब इन्हीं में से किसी को जाली पुलिस मुकाबले में, जो कम अज कम जो है वो बालाकोट वाले वाक़े के बाद कंटिन्यूसली जारी है, मतलब 13 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम वाले नौजवानों को तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं राजांदियां फाड़ लेंदियां ने। ठीक है, अब वो बता रहे थे कि श्रीनगर से गुरदासपुर तक जाते हुए कोई 18 मकाम आता है जिन पे उतार के बस के मुसाफिरों को, उनको जो है उनकी तलाशी ली जाती है, चेक की जाती है उनकी आइडेंटिटी। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी अगर ये काम हो जाता है तो जो कुछ हुआ है तो फिर उनके लिए शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है भारत की एजेंसियों के लिए भी और उनकी खुफिया एजेंसी के लिए जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द करवाने में मसरूफ है। उनकी फौज, उनकी फौज के ऑफिसर्स, खुफिया एजेंसी, उनकी खुफिया एजेंसी रा का एक अफसर कमांडर अपना कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कस्टडी में है इस वक्त। भारत तस्लीम कर चुका है कि वो उसकी खुफिया एजेंसी का था और इन सब के बावजूद कुछ जो कि इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और बदकिस्मती है, हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि वो पाकिस्तान में थे कुछ अर्सा पहले और वो पाकिस्तान में बहुत, मेरा मतलब है कि इंटेलेक्चुअल
चूल किस्म के अफसरानिगार बने हुए थे, वो वहाँ पे बैठ के भारत की बोली बोल रहे हैं और भारत को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इन हालात को कंटिन्यू कर लीजिए, ताकि क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और बैठ जाएगी। मैं उन साहब को जो वालिद साहब के मरे हुए बाप के अंगूठे लगाते हुए पकड़े गए थे, मैं उन साहब को अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो उन हालात से निकल आई है जिसमें आप और आपके ममदूहीन छोड़ के गए थे। हम इस सिचुएशन को कम अज कम 6 माह सस्टेन कर सकते हैं बगैर किसी तगो दो के, एक बात। और दूसरी बात यह है कि साड़ा तो खर्चा ही कोई नहीं, साढ़े तो यार दोस्त साढ़े नाल खलोते हुए, हमारे तो यार दोस्त खड़े हैं, उधर से चाइना खड़ा है, उधर से तुर्की खड़ा है, उधर से आज़रबाईजान खड़ा है, और आज़रबाईजान तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, अगर सऊदी अरब जितना नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, ठीक है। गैस उसके पास भी है, हमारे बयानिए की तायद कर नहीं वो तो कर रहा है, लेकिन वो खड़ा तो इंडिया के साथ ही है ना। मैं उन लोग दोस्तों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा फिक्र नहीं करनी, फेंट पूरी लानी है। मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मैं उन दोस्तों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार छड़ो परे गुस्सा। नहीं, अब ये भी अंदाजा लगाए ना कि जिन तरफ रजी दादा इशारा कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारर का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, अहम टीवी चैनल और जो प्राइवेट वीलॉगर्स हैं उनके चैनल लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं इंडिया में। मगर वो जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, हमारे बड़े फन्ने हाँ किस्म के जर्नलिस्ट, उनमें से किसी एक का भी जो YouTube चैनल है वो हमारे दुश्मन भारत ने बंद नहीं किया इंडिया में। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के नुक्ता नजर के साथ खड़े होते तो मुझे उम्मीद थी कि वो भी ब्लॉक हुए होते, लेकिन चूंकि वो तो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं लिहाजा वो ब्लॉक नहीं हो रहे और वो काम कर रहे हैं। और वो वही रजी दादा बता रहे हैं कि वो इंडिया को मशवरे दे रहे हैं। यार बात सुनो, तुम पाकिस्तानी हो, ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हो, तुम्हारी पहचान पाकिस्तान है, आजकल तो सियासी कोई बात नहीं, अफसोस ना करें, अफसोस ना करें अमीन साहब। जब मार्केट में नया फ्रूट आता है या जब भी कोई फ्रूट्स आते हैं तो बीच में कोई एक आधा ऐसा गंदा मंदा दाना भी आ ही जाता है। हाँ, इतने गला सड़ा आ जाता है। जब इतने मुहब्बे वतन हमारे जर्नलिस्ट हैं, क्या बात, उसमें एक दो ऐसे हैं भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे वही इंडिया में मैं हालात देख रहा था ना कि इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस, हाय 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 हाय, कांग्रेस ने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है। मैं कहता हूँ जी रजी दादा, कांग्रेस ने ऐसी तैसी फेर के रख दी है मोदी सरकार की, बीजेपी हुकूमत की। और अब मुझे तो वो बयान नहीं मेरी आंखों से भूल ही नहीं रहा जो मैंने पढ़ा और देखा। मशरकी पंजाब के साबिक वजीर आला ये चरणजीत सिंह, हाय 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 हाय, उन्होंने क्या इंडिया से पूछ लिया कि देखें आप कहते थे कि जी बालाकोट पे हमला हुआ, बालाकोट पे बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, बालाकोट में ये सब कुछ हुआ, वो कहाँ हुआ, किधर नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, क्या हुआ? वो कहते हैं अगर इंडिया में एक बम गिरता है तो क्या हमें नहीं पता चलेगा? वो कहते हैं चले छोड़े सारी बातें, आपने धमकी लगाई है पाकिस्तान को जंग की तो करो ना फिर। हाँ करो। अच्छा फिर वो वही मशरकी पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि अभी आप ये जो पहलगाम ये जो ड्रामा आपने रचाया है इसकी जो हकीकत है गैर जानिबदाराना तहकीकात में अब तक जो आपके पास आपकी पॉकेट में एविडेंस है अगेंस्ट पाकिस्तान वो मिल आगे दे। और उनको कांग्रेस को अब बीजेपी ने क्या कहना शुरू कर दिया है कि आप तो पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारे की जुबान बोल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। यार बात सुनो, अगर आपके अंदर बैठा हुआ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक तवील अरसा इंडिया में इक्तदार में रही और फिर भी आ सकती है, और फिर भी आ सकती है, आप उस जमात को मतलब इस बात पर अपना मुल्क दुश्मन करार दे के पाकिस्तान का हमायती करार दे रहे हो। मतलब कोई ऐसा बंदा जो सीधी बात आपसे करे कि आप एविडेंस लेकर आए, गैर जानिबदार उसको पता है उसने झूठे इल्जाम लगाए हुए हैं, वो कहां से बात और दूसरी तरफ जो 450 किलोमीटर रेंज जब का बन सकी ना बात हेर फेर से, बात तो कर दी मैंने मोदी से जब नहीं बन सकी बात। फैजी साहब
مودی ہمیں جنگ کی دھمکیاں لگاتے لگاتے IMF پہنچ گیا ہے, منتوں پہ آ گیا ہے, کیا پاکستان کو پیسے نہ دیں؟ دیکھیں, اور وہاں سے بھی ایسا جواب مل گیا کہ جو تو پہلے کیتا ہے ہو جائے جواب ہی ساڑھے ہمارے ساتھ تو معاملات طے ہیں اور اگلی قسطیں آ رہی ہیں اور سارا معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھیے ابھی بات کی رضی صاحب نے کہ وہ ابے دے انگوٹھے لان والا, تو ایک اور بھی بول رہا تھا پچھلے دنوں انڈین چینل پہ, جو اپنے سے بھی کمزور گدھے پہ بیٹھ کے گیا تھا یہاں سے ملک سے باہر, اور وہ وہاں پہ تتر شتر جو ہے, اور وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا تھا جی کہ پاکستان تو تنہا رہ گیا سفارتی محاذ پہ, ہندوستان کے پاس بڑے مواقع ہیں اور ایسی باتیں ہیں. یقیناً آپ نے اچھا کہہ دیا کہ ایک آدھ گندا دانہ نکل آتا ہے, لیکن میں یہ ضرور خواہش رکھوں گا بلکہ مطالبہ کروں گا کہ ایسے گندے دانوں کے لیے پھر زیرو ٹالرنس ہمیشہ ہی رہنی چاہیے. جو لوگ اس وقت پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, دشمن کی دھمکیوں کے حوالے سے, پاکستان کی بدنامی کے حوالے سے اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے, وہ دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں, تو وہ پھر جو لسٹ ہے نا وہ اس پہ نام پھر رہنے چاہیے, اور پھر ان کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ اپنی دھرتی ماں سے بے وفائی کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے. یہ میرا مطالبہ ہے. ابھی جس طرح برادر امین حفیظ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ چرنجیت سنگھ کے بیان کے بعد انہوں نے ٹپیکلی امین حفیظ بھائی یہ کہا کہ یہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نہیں ہے, یہ پاکستان ورکنگ کمیٹی کے طور پہ ہے. اور آپ نے یہ سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا بہار کے انتخابات کے حوالے سے. خود بی جے پی کو اس وقت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا, سیاسی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ بڑی واضح بات ہے. اور میں کسی ایک اور چینل پہ برادر رضی نے کہا تھا, میں ان کے الفاظ دہرا دیتا ہوں کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ مودی خودکشی نہ کر لوے کی تھے, اس کی وجہ کہ جو حالت بننے والی ہے نا اللہ ہی خیر کرے. کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایک مہاتما تھا, اور جی بولیے فیضی صاحب, بولیے. جی رضی بھائی. اچھا ہمارے ہاں بھی ایک مہاتما تھا جس کو اپنی ذات اپنی سیاست عزیز تھی, اسی طرح مودی کے ساتھ بھی یہی ہے. لہٰذا یہاں اپنی ذات نہیں چلے گی, اپنی ذاتی سیاست نہیں چلے گی, پاکستان پہ کوئی مقدم نہیں ہے. اور اسی طرح ہندوستانیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں ذلیل و رسوا کر کے بیرون ملک ہمارے منہ پہ کالکے ملکے, اور اس کے بعد مودی وزیر اعظم ہی رہ جائے گا. میرا نہیں خیال یہ لکھا گیا, اور ہندوستان کے حصے بکرے بھی مودی کی وجہ سے. پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. میں ایک بات عرض کرتا چلوں, یہ IMF کو خط لکھنے کی روایت جو ہے یہ مودی صاحب نے پہلی دفعہ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی ایک پارٹی اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہے, اور ایک نہیں دو تین مرتبہ انہوں نے IMF کو خط بھی لکھے ہیں اور IMF کے سامنے مظاہرے بھی کیے ہیں, اور نہ ان کی IMF کے بورڈ نے سنی تھی اور نہ مودی صاحب کی سنی گئی ہے. بالکل جی, وہ بھی اسی طرح سے شرمندہ ہوا رضی دادا, جس طرح کو اب شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.